ठीक है भाई, तो ये इससे सीक्वेंस को ध्यान रखना आप। ठीक है, तो अब देखो ये पूरी बात समझ में आनी चाहिए आपके। तो जो इलेक्ट्रिकल मशीन है, दो तरह के सर्किट हो गए उसमें, इलेक्ट्रिकल सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें करंट फ्लो होगी, और वो मशीन का कौन सा भाग होगा जिसमें करंट फ्लो होगी, वो भाग होगा वाइंडिंग। ठीक है ना। तो वाइंडिंग आपको ऐसे पदार्थ की जो है अ, बनानी होगी जिसका रेजिस्टेंस कम हो, ताकि करंट आसानी से क्या हो सके, फ्लो हो सके। तो आपसे पूछे कि वाइंडिंग किस पदार्थ की बनी होती है, तो वाइंडिंग बनी होती है लो रेजिस्टेंस मटेरियल की, ध्यान रखें। ठीक है। और लो रेजिस्टेंस मटेरियल या निम्न प्रतिरोध पदार्थ कौन कौन से होते हैं? सिल्वर, गोल्ड, कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है ना, एजी, एयू, सीयू और एल, जिसमें ये तो महंगी धातु है हमारे पास। एल्यूमिनियम, सॉरी, चांदी और सोना, ये दोनों महंगी धातु है, तो हम इसका उपयोग नहीं करते। किसका उपयोग किया जाता है? कॉपर और किसका? एल्यूमिनियम का, है ना, ध्यान रखिएगा। जिसमें से वाइंडिंग में तो हम जो है मेनली किसका उपयोग करते हैं? कॉपर का। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में अगर हमें चालक पदार्थ का उपयोग करना होता है, तो चालक पदार्थ जो है वो हम कौन सा उपयोग करते हैं? एल्यूमिनियम, है ना, ध्यान रखिएगा। और ये था रजिस्टिविटी का बढ़ता क्रम, मतलब सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी? चांदी की, उससे ज़्यादा सोने की, उससे ज़्यादा कॉपर की, और सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम की। और अगर आप चालकता का बढ़ता क्रम लिखेंगे तो फिर उल्टा हो जाएगा। सबसे कम चालकता किसकी होगी? एल्यूमिनियम की, उससे ज़्यादा चालकता कॉपर की, उससे ज़्यादा चालकता गोल्ड की, और सबसे ज़्यादा चालकता सिल्वर की, है ना, ध्यान रखिएगा। चालकता के लिए उल्टा हो जाएगा। ठीक, इनको ध्यान रखना होगा ना। अब इसके बाद में, अब इसके बाद देखिए, इसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, पहले इसको देखो आप। तो अब मेनली हम बात करते हैं कॉपर और किसकी? एल्यूमिनियम की। अब कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों में अंतर आ जाता है। तो वैसे मैंने आपको अंतर लिखाया हुआ भी है इन दोनों के अंदर, पर एक बार दोबारा लिख लीजिए। किस किस में अंतर क्या है भाई, हम कहाँ पे कॉपर हम उपयोग करें, और किन उपयोगों में हम एल्यूमिनियम का उपयोग करें, पर क्यों करें, क्या प्रॉपर्टी है। तो पहले तो अगर आपसे पूछे कि कौन सी लाइन में बताया मैंने? ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स में किसका उपयोग करते हैं? एल्यूमिनियम। हिंदी के अंदर बोलेंगे प्रसारण लाइन तथा वितरण लाइन, है ना, हिंदी में ध्यान रखिएगा। इसको तो बोलते हैं प्रसारण, और इसे बोलते हैं वितरण। आगे जब पावर सिस्टम पढ़ेंगे उसमें और डीपली आएगा। तो ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स में किसका उपयोग करते हैं? एल्यूमिनियम का। आपसे पूछे कॉपर का क्यों उपयोग नहीं किया था, जो हमारे घर के सामने से जो तार होता है, पूछे भाई क्यों, तो आपको आंसर लिख के आना है। कॉपर का उपयोग नहीं होता, एल्यूमिनियम का होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम बहुतायत से पाया जाता है। तो अधिक मात्रा में मिलता है तो इसकी रेट भी कम होती है, कॉस्ट भी कम होती है। तो ये इसका मेन रीजन है भाई, कि भाई हम ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के अंदर जो है कॉपर का उपयोग, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बहुत बड़ी होती है भाई, इतना कॉपर हम उपयोग नहीं कर सकते। और कर भी लेंगे अगर कॉपर का उपयोग, तो इन ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की जो कॉस्ट है वो कई गुना जो है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। और इतना कॉपर हमारे मिलता भी नहीं है, एल्यूमिनियम बहुत आयात से मिलता है। इसलिए हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स में कॉपर का उपयोग न करके किसका उपयोग करते हैं? एल्यूमिनियम का। पूछे क्यों करते हैं? क्योंकि एल्यूमिनियम प्रकृति में बहुतायत या आसानी से उपलब्ध हो जाता है।
कॉपर की अपेक्षा, है ना, कॉपर की अपेक्षा बात हो रही है। ठीक है, एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में इसके बाद में जो है आप इन दोनों के अंदर कुछ जो अंतर है वो हमें देखना है। तो एक तरफ आप लिख लीजिए कॉपर और एक तरफ लिख लीजिए आप क्या, एल्यूमिनियम। दोनों के अंदर अंतर हमें देखना है कि दोनों के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज है जिनकी तुलना की जाती है। तो कुछ प्रॉपर्टी तो हमें वैसे भी याद है, एल्यूमिनियम और किसकी, कॉपर की। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो देखिए फिर, है ना। तो एक तरफ आप लिख लीजिए पैरामीटर्स, जैसे यहाँ पे आप सीरियल नंबर लिख लीजिए, इधर आप लिख लीजिए पैरामीटर्स, एक तरफ आप लिख लीजिए कॉपर और एक तरफ आप लिख लीजिए एल्यूमिनियम। मतलब अपन इसमें कुछ तुलना करेंगे भैया ना, ध्यान रखिएगा। दोनों के अंदर कॉपर और किसमें, एल्यूमिनियम, कि कहाँ कहाँ हमें कितना नुकसान होता है और कहाँ कहाँ फायदा होता है ना, दोनों का आप ध्यान रखिएगा। तो पहले चीज तो आप देखो कि सबसे पहले हम बात करें कॉस्ट की, कि कौन महंगा होगा और कितना गुना होगा, ये भी हम देख लेते हैं ना। तो पहली चीज, हम पहला जो पैरामीटर है वो है कॉस्ट, कीमत। तो जैसे हम बात करें कि अगर ये 1 रुपए का है, अनुपात है, दोनों में अनुपात निकाल रखा है। जैसे 1 किलो का आप अनुपात लो, तो जैसे आप सपोज करो कि भाई अगर ये 1 रुपए का मिल रहा है 1 किलो, तो एल्यूमिनियम जो है वो मिलता है 0.49 पैसे का, मतलब आधा, लगभग आधी रेट में। जैसे अगर ये आपके पास में 3,000 रुपये किलो है, तो ये 1,500 रुपये किलो हो गया, है ना, ये ध्यान रखना आप। तो ये चीज़ ध्यान रखना होगा ना, कॉस्ट की बात है इनकी, तो कॉस्ट का ये अनुपात है, इनको ध्यान रखिएगा कि अगर ये, समझ गया ना, 49.49 है ना, इसका मतलब ये है कि अगर ये 1,000 का है तो ये 490 का होगा। ठीक है, परसेंटेज में ध्यान रखना, मतलब ये इसको आप बोल सकते हो कि अगर ये आप इसे 100% लिखो, तो ये कितना परसेंट है, 49% है। कॉस्ट, दोनों की कॉस्ट में अंतर हो रहा है ना, समझना। तो अब इसका मतलब है कि अगर ये आपके पास में 1 लाख का है अगर ये, तो ये कितने का है, 49,000 का। ठीक है ना, खाली उसका कितना परसेंट, 49%। ठीक है, ऐसे ही जो हमारे पास में दूसरा, अगर आप पैरामीटर लें, दूसरा पैरामीटर लो आप, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ना, ये तो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आपको मेन चीज क्या पता है, एक देखो मैं लिख दूँ सेकेंड, जो सेकेंड है वो है क्रॉस सेक्शन, मतलब अनुप्रस्थ काट, है ना, ध्यान रखना। अनुप्रस्थ का मतलब, जैसे कोई तार है उसको आप, जैसे कोई एक लंबा तार है, इसको आप यहाँ से काट के दिखाओ तो ये गोला दिखेगा ना, ये होता है, ये तो लंबाई है तार की, फिर उसको आगे से आप देखोगे तो ये गोला, इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ काट, है ना, ध्यान रखिएगा। तो अनुप्रस्थ काट मतलब मोटाई, मेन कहने का मतलब है कि किसकी बात हो रही है, मोटाई की, थिकनेस की। इसे लिखते भी रहिए आपको, है ना, थिकनेस, मोटाई की बात हो रही है। तो हम मान लें कि भाई अगर ये 1 है, मोटाई का अनुपात लिख रहे हैं हम, है ना, तो ये इसकी अपेक्षा ज्यादा मोटा लिया जाता है, ये होता है 1.62 गुना, मतलब कितने गुना, कितने प्रतिशत ज्यादा, 62% ज्यादा। इसका मतलब ये है कि अगर ये, अगर आप इन्हें परसेंटेज के रूप में लिखें, तो अगर ये 100% है, तो ये आपके पास में कितना होगा, 162%। अब ऐसा क्यों करते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर ये इस साइज का है, तो ये इससे लगभग 1.5 गुना होगा ये मोटा। मतलब कॉपर का तार तो पतला होगा,
और एल्यूमिनियम का तार मोटा होगा। ये इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है भाई, ध्यान रखना। आपसे पूछे ऐसा क्यों होता है, तो ये इसलिए होता है भाई ताकि दोनों का रेजिस्टेंस बराबर रहे। तो मैंने आपको बताया था ना, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो आपसे कहे कि समान प्रतिरोध के तार के लिए, कि भाई दो तार हैं, एक एल्यूमिनियम का तार है और एक कॉपर का तार है, और दोनों के प्रतिरोध, आप दोनों की लंबाइयां समान है। दो तार लो, जैसे सपोज करो कि एक तार है कॉपर का और दोनों की लंबाइयां भी सेम है, दोनों 1-1 सेंटीमीटर लंबे हैं, सपोज करो आप, है ना। और यूं कहे कि दोनों का प्रतिरोध समान रखना है। अब समस्या हो गई, प्रतिरोध अगर समान रखना है तो फिर तो समस्या है। हमें तो क्या पता है कि भैया कॉपर का प्रतिरोध तो ज्यादा है, लेकिन दोनों के प्रतिरोध समान करने हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो तार का प्रतिरोध है वो तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है। ये आपके तार का प्रतिरोध का सूत्र था, याद है सभी को। तो लंबाइयां सेम है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। अब कॉपर का प्रतिरोध, सॉरी, कॉपर का तार पतला है ना। अब एल्यूमिनियम का तार लेना है आपको, तो आपको क्या पता है कि एल्यूमिनियम का प्रतिरोध तो ज्यादा है, समस्या हो गई। अब एल्यूमिनियम का प्रतिरोध घटाना है, तो प्रतिरोध घटाना है हमारे पास में, तो प्रतिरोध को अगर कम करना है तो मोटाई बढ़ा दो। भाई मैंने क्या देखा, ये तो मेरे पास कॉपर का तार था, ये इसकी इतनी मोटाई थी। अब अगर मैं इतना ही मोटा तार लूं एल्यूमिनियम का, तो फिर तो समस्या हो गई। ये तो निकल रहा था 2 ओम और ये निकल रहा था 5 ओम, जबकि उसने तो कहा कि भाई प्रतिरोध तो बराबर रखना है आपको। एल्यूमिनियम का प्रतिरोध नापूं तब भी वही निकलना चाहिए, 2 ओम ही निकलना चाहिए, 5 ओम क्यों निकल रहा है। तो पहले तो मैंने बराबर मोटे तार ले लिए, तो समस्या हो गई। फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई एल्यूमिनियम का प्रतिरोध तो ज़्यादा है, तो इसका प्रतिरोध मैं कम करूँ। तो प्रतिरोध कम करने का मेरे पास एक तरीका क्या है, क्योंकि लंबाई दोनों की बराबर है तो मैं लंबाई तो छेड़ ही नहीं सकता। तो मैं क्या करूँ, मोटाई को बढ़ाऊँ। मोटाई बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं एल्यूमिनियम के पतले तार की जगह जो है तार कैसा लूंगा, मोटा, ताकि इसका जो प्रतिरोध है वो 5 से घट के और कितना हो जाए, 2। आगे बात समझ में। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है भाई, पूछते हैं ये कि समान प्रतिरोध के लिए किस तार की मोटाई सबसे ज्यादा होगी। तो तार भी एक ही लंबाई के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपसे कहे कि भाई 4 है, 4 ऑप्शन दीजिए। सपोज करो क्वेश्चन दिया आपको कि समान प्रतिरोध व समान लंबाई के लिए, लंबाई भी एक ही रख दी, समान लंबाई के लिए किस तार की मोटाई सबसे अधिक होगी या सर्वाधिक होगी। मोटाई सबके प्रतिरोध समान रखने, लंबाई भी समान रखनी है। और जैसे आपको ऑप्शन में दे दिया AG, P दे दिया AU, C दे दिया CU और D दे दिया आपको AL, तो क्या लिख के आओगे बताओ। समान प्रतिरोध के लिए किस समान प्रतिरोध के लिए किस समान प्रतिरोध और समान लंबाई हो रही है ना, समान प्रतिरोध और समान लंबाई के लिए किस तार की मोटाई सर्वाधिक होगी। तो भैया वो तार सबसे मोटा होगा जिसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा है। उसके प्रतिरोध को कम करने के लिए ही हमें उसकी मोटाई बढ़ानी पड़ेगी, ध्यान रखना। तो फिर आप इसमें क्या लिख के आओगे, इसमें आंसर होगा आपके पास में एल्यूमिनियम। और आपसे पूछे सबसे पतला तार किसका होगा, तो सबसे पतला तार उसका होगा जिसका प्रतिरोध सबसे कम है। किसका कम है सबसे, चांदी का। तो सबसे पतला तार तो होगा चांदी का, चांदी से मोटा तार होगा सोने का, सोने से मोटा तार होगा कॉपर का, और कॉपर से ज्यादा मोटा तार होगा एल्यूमिनियम का। ठीक है, ये अभी हम क्वेश्चन है जो हम लिख भी लेंगे बाद में, इसको ऐसे ध्यान रखना होगा ना। तो अब हमारे पास में मेन चीज क्या है कि किसका अनुप्रस्थ काट ज्यादा होता है, एल्यूमिनियम का। किसके लिए है ये बात, ये है समान प्रतिरोध व लंबाई के लिए।
समान प्रतिरोध व लंबाई के लिए, है ना, ध्यान रखिएगा। तो प्रतिरोध भी समान है, लंबाई भी समान है, तो कितना परसेंट ज्यादा होता है? 62%। मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना होगा? 162%, है ना, ध्यान रखिएगा। किसकी बात हो रही थी? मोटाई की। और किसके सापेक्ष में देखा आपने? ये देखा आपने, प्रतिरोध और लंबाई को हमने कांस्टेंट रखे, मतलब बराबर रखे, और किसका अनुपात क्रॉस सेक्शन देखा? कॉपर और एल्यूमिनियम का। ऐसे व्यास देखना है आपको, मतलब इनका क्या? डायमीटर। तो थर्ड जो है, थर्ड लो आप, तीसरा जो है थर्ड पॉइंट, वो लो आप व्यास, डायमीटर। तो डायमीटर में आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर इसका 1 है तो डायमीटर तो ज्यादा होगा, इसे वो मोटाई ज्यादा है ना, मैंने बता दिया आपको। देखो इसका अनुप्रस्थ काट थिकनेस भी तो ज्यादा निकली, मोटाई ज्यादा है इसकी, तो व्यास ज्यादा आना ही है। तो व्यास कितना ज्यादा होता है? 27% ज्यादा होता है, मतलब ये होता है 1.27। मतलब अगर आप इसे 100% बोल रहे हो तो ये जो है आपके पास में कितना परसेंट ज्यादा है? 27% ज्यादा है, मतलब ये है 127%। कौन? डायमीटर, है ना, ध्यान रखिएगा। तो डायमीटर जो है ये आपके पास में इसके अनुपात होगा। और सेम रीजन जो था, सेम रीजन यही ऊपर वाला था इसके अंदर भी, जो आपने यहाँ लिखा है कि प्रतिरोध भी सेम है और लंबाई भी सेम है। ठीक है, ये है आपके पास। फिर अगर आप अगला अगर इसके अंदर पॉइंट लो, तो अगला इसके अंदर पॉइंट आ गया आपके पास में, इसका आयतन लो, आयतन, है ना। तो आयतन देखो, अब इसका ये मेन है, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं आयतन के ऊपर। अब देखो आयतन क्या बताता है, पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए आयतन क्या होता है। आयतन होता है किसी निश्चित क्षेत्रफल में पदार्थ के कितने परमाणु एक साथ आ सकते हैं। ठीक है, आयतन क्या होता है कि किसी एक निश्चित क्षेत्रफल में आपके पास में कितने परमाणु उस पदार्थ के आ सकते हैं। अगर ज्यादा परमाणु आ रहे हैं, अगर आपके पास में ज्यादा परमाणु आ रहे हैं उसके, इसका मतलब उसका आयतन ज्यादा है एक निश्चित क्षेत्रफल में। जैसे आपने पढ़ा है ना इसके अंदर, जैसे आपने पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी है पानी की, तो पानी की जो आपने अवस्थाएं पढ़ी है, उस पानी की अवस्थाओं के अंदर आपने क्या पढ़ा है कि जो पानी है उसकी 3 अवस्थाएं होती है। एक बर्फ, फिर उसको अगर गर्म करोगे तो पानी बनेगा, और उसको भी अगर गर्म कर दोगे तो वो वाष्प में चेंज हो जाएगी। ये सभी ने पढ़ा है। तो आपने देखा होगा कि भाई जो बर्फ का सपोज करो एक छोटा सा टुकड़ा है, इसको अगर मैं गर्म करूंगा तो ये थोड़ा फैल जाएगा। ठीक है, गर्म करा तो ये पानी में चेंज हो गया, है ना। फिर मैंने इसको और गर्म करा तो ये भाप में बदल गया, तो ये और ज्यादा क्या होगा, इसका जो भाग है वो फैल जाएगा। अब देखो दोनों में क्या चीज है, सबका भार तो सेम ही है, पर ये एकदम कम जगह घेर रहा है, कम जगह में ज्यादा है। इसमें जब ये किसके रूप में? ठोस के रूप में, बर्फ के रूप में। और इसमें क्या हो रहा है, ये उस एरिया से बाहर आ गया। जैसे आपने गर्म किया तो इसके जो परमाणु थे वो फैल गए, उनके बीच की दूरियां बढ़ गई, तो अब ये ठोस से किसमें चेंज हो गया? तरल पदार्थ। हेलो, अरे ये बंद कर दिया। ठीक है, देखो, है ना। तो और अगर और गर्म करोगे तो ये और ज्यादा फैल जाएगा, मतलब परमाणु तो वही थे पर वो ज्यादा हो गए। तो अब जब आप तीनों में कंपेयर करोगे, तीनों अवस्थाओं में, तो सबसे ज्यादा आयतन निकलेगा किसका? बर्फ का, क्योंकि वो क्या है, कम क्षेत्रफल में ज्यादा परमाणु है बर्फ में। ठीक है, और ये आप ये तरल देखोगे तो उसको ज्यादा जो है क्षेत्रफल चाहिए, और गैस वाला वाष्प जब देखोगे तो उसे और ज्यादा क्षेत्रफल चाहिए। तो सबसे कम आयतन किसका होता है? वाष्प का, है ना, ध्यान रखना। तो अब यहाँ देखें हम, अब इन चीज को देखो, ये वॉल्यूम, आयतन। तो अगर आप इसका आयतन 1 ले रहे हो तो इसका आयतन होता है भाई 2.04, लगभग दुगना आयतन, ध्यान रखना आप, है ना।
इसका आयतन लगभग कैसा होता है, दुगना होता है। तो जो भी मतलब अगर ये आपके पास में जगह जो है वो घेर रहा है कितनी, एक, अगर ये जगह घेर रहा है आपके पास में एक, तो ये लगभग उसकी दुगनी जगह घेरेगा, है ना। ये चीज ध्यान रखना। ये जो भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना भाई, ये सेम हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई प्रतिरोध भी समान है और लंबाई भी समान है। तो आप इनसे क्या बनाओगे, वाइंडिंग बनाओगे। तो अभी हम जब मशीन पढ़ेंगे तो मशीन में आप देखोगे कि जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग हम किस पे लपेटते हैं, जिस भाग पे हम वाइंडिंग लपेटते हैं उस भाग को हम क्या बोलते हैं, कोर। ठीक है ना। अब वो उस भाग में आप वाइंडिंग को लपेटने के लिए, ये जैसे ये भाग है आपका, है ना, तो इस भाग को वाइंडिंग लपेटने के लिए इस पे कुछ खांचे बनाए जाते हैं इसमें, इन्हें बोलते हैं स्लोट्स। इन्हें क्या बोलते हैं, इनको स्लोट्स बोलते हैं भाई, जिनमें हम उस वाइंडिंग के तारों को रखते हैं। तो क्या होगा, अब ये स्लोट जब आप काटोगे तो ये स्लोट की मोटाई, स्लोट का एरिया कितना रखना है, ये डिपेंड करेगा कि वो तार कितना मोटा है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो अब तार अगर कॉपर का है तो फिर ये जो स्लोट है ये थोड़ा पतला होगा। पर अगर वो तार अगर आपने एल्यूमिनियम का रखा तो फिर आपको स्लोट लगभग दुगनी मोटाई का बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन बड़ा है, साफ साफ दिख रहा है आपको, है ना। ध्यान रखना। तो स्लोट का जो आकार होगा वो भी कॉपर की अपेक्षा एल्यूमिनियम के अंदर क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। इस चीज को ध्यान रखना। तो एक ये इसकी बात हुई वॉल्यूम की। ये वॉल्यूम की बात हो गई। अब इसके बाद में एक अगला पॉइंट लेते हैं जो इसी के अंदर है, वो अपन लें इसके अंदर क्या, अगर इसका वेट भी आप साथ में ले लो, वेट भी ले लो, है ना। तो वेट अगर आप लोगे इसका, तो वेट की हम अगर बात करें तो वेट आता है भाई, तो देखो फिफ्थ पॉइंट, वेट, भार। अब देखो दोनों, अगर आप क्या करो, ये वॉल्यूम की बात हुई, देखो अब मैंने आपको क्या बताया कि किसी एक निश्चित क्षेत्रफल में अगर इसके 100 परमाणु रखे हुए हैं तो इसके वहां पे 200 आएंगे। समझ रहे हो आप, इसका वॉल्यूम इससे ज्यादा है, इसका एल्यूमिनियम का। तो अगर आप, अब आप अगर मैं अगर आपसे कहूं कि भाई इसके भी आपके 100 ही परमाणु लेने हैं, कॉपर के भी और एल्यूमिनियम के भी 100 ही लेने हैं, तो फिर दोनों में से अगर अब मैं कहूँ बताओ भारी कौन सा, आपको मैं कहूँ हाथ में उठाओ, तो इधर भी आपको 100 ही लेने हैं और इधर भी आपको इसके 100 ही परमाणु लेने हैं, तो फिर आपको एल्यूमिनियम हल्का लगेगा। क्योंकि क्या हो रहा था, इसका जो आयतन था सेम क्षेत्रफल के लिए इसका तो एक ही था, और सेम क्षेत्रफल के लिए इसमें उसी जगह पे इसके 200 आ रहे हैं। इसके कितने परमाणु आ रहे हैं इसके उस समय, ये लगभग इसका जो वॉल्यूम है वो 2 गुना है इसकी अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा। मतलब इसके 100 परमाणु उस जगह पे कॉपर के, तो एल्यूमिनियम के उसी जगह पे कितने परमाणु है, 200। ध्यान रखना ना। तो अगर मैं कहूँ कि नहीं भाई आपको दोनों, इसके भी 16 और इसके भी 16 और दोनों को उठा के बताओ कि दोनों में से भारी कौन सा है, तो भैया फिर दोनों में से भारी जो है वो कौन होगा, कॉपर वाला, है ना। जैसे मैं इसको आप एक एग्जाम्पल ऐसे लेके समझ लो, ज़्यादा आसानी समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैं कहूँ दो कमरे हैं भाई, है ना, दो कमरे हैं और दो दो सेम साइज के कमरे हैं। अब एक में तो आपके पास में क्रिकेट की बॉल है और एक में आपके पास फुटबॉल की बॉल है, फुटबॉल है। तो क्रिकेट की बॉल तो बहुत छोटी होती है, तो एक कमरे के अंदर, या कमरा मत मानो, उनको बॉक्स मान लो, तो इसमें तो बहुत सारी जो है क्रिकेट की बॉल आ जाएगी, क्योंकि क्रिकेट की बॉल तो छोटी होती है। ठीक है। पर फुटबॉल तो बहुत बड़ी होती है, फुटबॉल, एक फुटबॉल में तो 5-6 गेंदें आ जाएगी, तो फुटबॉल तो बहुत बड़ी आकार की होती है। तो फुटबॉल तो यहाँ पे हमारे पास 6 ही मारी, जबकि क्रिकेट की बॉल ज्यादा मांगे, और सेज जो दोनों की साइज थी बॉक्स की वो बराबर थी। तो देखो इस चीज को समझना जो मैं समझा रहा हूँ। तो इसका मतलब एक ही जगह पे, जैसे सपोज करो कि यहाँ तो आपकी 6 फुटबॉल आई, और ये जो आई आपके पास में जो गेंदें आई क्रिकेट की, ये आई 12, ये तो आई 6 और ये आई 12, तो ये हो रही है बात कॉपर की। तो एक ही एरिया में कॉपर के 6 परमाणु आ रहे हैं, पर एल्यूमिनियम के उसमें कितने आ रहे हैं, 12, मतलब कितने, दुगने।
समझना, मतलब इसका एक परमाणु भारी है, इसके एक परमाणु का आकार बड़ा है, किसके? कॉपर के, क्योंकि आकार बड़ा है तभी तो ये 6 ही आ रहे हैं इसके। और एल्यूमिनियम के जो एक परमाणु है उसका आकार छोटा है, छोटा होगा तो हल्का भी होगा, ध्यान रखना आपको, ठीक है, और हल्का भी होगा तो इसके यहाँ पे 12 मार है। लेकिन अगर मैं इसके भी 6 निकालूं, मतलब मैं तो कहूँ कि भाई आप ये जो फुटबॉल है ये भी 6 लो और एल्यूमिनियम की भी 6 गेंदे लो, मतलब वो क्रिकेट वाली हो, क्यों? दोनों को उठाओ तो नॉर्मल सी बात है कि ये वाले भारी होंगे। कौन भारी होगा? कॉपर भारी होगा और एल्यूमिनियम हल्का होगा, है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। क्यों एल्यूमिनियम हल्का क्यों होगा? क्योंकि उसके परमाणु की साइज कॉपर के परमाणु की साइज की छोटी होती है, लगभग आधी, उसका वेट भी कम होता है। तो जब आप देखोगे आकार कम होगा तो वेट भी कम होगा, ना, ध्यान रखना, परमाणु की बात हो रही है। तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि कॉपर का जो वेट है वो कम होता है किसकी अपेक्षा, सॉरी, एल्यूमिनियम का जो वेट है वो कम होता है किसकी अपेक्षा? कॉपर की अपेक्षा। अब कितना होता है देखो, तो अगर आप इसको 1 मान रहे हो तो ये होता है 0.9, है ना। ये तो लिखे ना आपने, ये अगर परसेंटेज में लिखते हैं, परसेंटेज के अंदर ये तो कितना होता है भाई? 204%। और ये होगा भाई आपके पास में केवल 49%। अगर आप इसे कितना परसेंट मान रहे हो? 100। तो ये आपके पास में कितना है? 100 से। अगर 1 से कर रहे हो तो फिर ये आएंगे, है ना, ध्यान रखना। इसका मतलब एल्यूमिनियम हल्का होता है, वही ध्यान रखना ना, किसकी अपेक्षा हल्का होता है? कॉपर की अपेक्षा। मैं रीजन बता दिया, वॉल्यूम से, वॉल्यूम से समझ जाना कि इसका तो एक निश्चित क्षेत्रफल में इसके जितने परमाणु आ रहे हैं उसके दुगने किसके आते हैं? एल्यूमिनियम के। तो दुगने क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसका एक परमाणु का आकार छोटा है। तो अगर मैं कहूँ कि इसके भी 16 और उसके भी 16 तो एल्यूमिनियम के हल्के हैं, क्योंकि उसके तो उसी जगह पे 200 आ रहे थे 100 की जगह, कॉपर के तो खाली 100 ही परमाणु आ रहे थे, है ना, ध्यान रखना। तो वेट जो है वो लगभग आधा हो जाता है, ठीक है ना। और कोस्ट का भी ये अनुपात था, कोस्ट भी लगभग आधी थी इसकी, एल्यूमिनियम की, है ना। इन दोनों के अंदर ये जो टॉपिक है इनको ध्यान रखना। और एक और ले लो आप, इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इन दोनों की मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दोनों की जो यांत्रिक सामर्थ्य है वो कितनी है। तो ये भी आप लिख लो, ये लिख लो आप पॉइंट नंबर 6, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। हिंदी के अंदर बोलेंगे यांत्रिक सामर्थ्य, ठीक है। तो यांत्रिक सामर्थ्य आप देखोगे तो अगर आप इसकी 1 ले रहे हो तो इसकी होती है 0.62, इसकी होती है हमारे पास में 0.62, नहीं सॉरी 62, तो ये थी सॉरी 64, है ना, तो सही 64, ये है हमारे पास में 64। मतलब अगर ये आपके पास में 100% है तो ये आपके पास में केवल जो है 64%। तो इसका मतलब समझे आप कि एल्यूमिनियम कम मजबूत होता है, जो मजबूती है वो कम होती है किसकी? एल्यूमिनियम की, ध्यान रखना है चीज, है ना। और हल्का भी है, इससे कॉपर से, एल्यूमिनियम हल्का होता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना होगा ना। और साथ में कमजोर भी होता है, मतलब कॉपर जो है वो मजबूत होगा और एल्यूमिनियम जो है उसकी मजबूती कम होगी, किसकी अपेक्षा? कॉपर की अपेक्षा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है
कि जो हमारा कॉपर है, कॉपर का जो क्रॉस सेक्शन है वो कम होता है और एल्यूमिनियम का क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है। तो ये कल हम दो डिस्ट्रीब्यूशन इसको लिखेंगे अलग से, इसको अच्छी तरह पढ़ लेना भैया, तो बाकी क्लास फिर कल लगेगी अपनी।